नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्कार मनविंदर जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, तेजस्वी यादव ने हद कर दी है। अपना फर्जीवाड़ा ऐसे किया, जिसे कहते हैं ना कि आँख से काजल चुराना, सबके सामने एपिक नंबर डाल के ये बता दिया कि उनका तो नाम मतदाता सूची में है ही नहीं। दूसरी तरफ राहुल गांधी का झूठ देखिए, उनके झूठ पर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। अब अकॉर्डिंग टू शेड्यूल मंगलवार को एसआईआर पे चर्चा की माँग कर रहे हैं। माँग ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने साफ मना कर दिया है। लेकिन सर, सबसे पहले ये समझाइए कि राहुल गांधी तो सच्चे भारतीय नहीं हैं। तो इनकी जो टिप्पणियाँ हैं, गलवान लड़ाई को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि राहुल गांधी सच्चे भारतीय नहीं हैं। तो ये तो बड़ी इनकी सुप्रीम बेइज्जती हो गई। क्या संदेश देख पा रहे हैं आप इसमें? सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आप सच्चे भारतीय नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक सच्चा भारतीय इस तरह की टिप्पणियां नहीं करेगा। तो इनडायरेक्ट वे में वही बात है जो आप कह रही हैं, लेकिन ये शब्द नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जो आपने बोले, इसलिए उसको करेक्ट करना जरूरी होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला संवेदनशील है और उसमें ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये कोई पहली बार नहीं है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को इन शब्दों में एक तरीके से फटकारा है या नसीहत दी है। इससे पहले भी तो जब राफेल वाले मामले में 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने ये कहा था कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार चोर है, तो भी इनको लिखित में माफी मांगनी पड़ी थी सुप्रीम कोर्ट से गलत बयानी के लिए। राहुल गांधी कई बार लगता है कि आदतन अपराध के आदी हो गए हैं और झूठ बोलने के आदी हो गए हैं, और उनको लगता है कि जैसे इस देश की जनता वो भी नासमझ है, इनकी बातों में आ जाएगी, इनके झूठों में आ जाएगी, और जो इनकी पार्टी के लोग हैं वो भी नासमझ हैं, उनको भी आसानी से जो है आप बहका फुसला सकते हैं इस तरह की बातें करके। लेकिन आजकल एक तो सोशल मीडिया का जमाना है, दूसरे अब लोग इतने जागरूक हो गए हैं, या कहना चाहिए कि उनको इतना जागरूक कर दिया गया है। हम जैसे, आप जैसे बहुत सारे जो सोशल मीडिया मंचों पर सक्रिय हैं, वो इनको एक्सपोज भी करते हैं, और हाल के वर्षों में या पिछले 1 2 3 दशक में कब कब ऐसी घटनाएं हुई हैं जब ये अपने ही पार्टी या अपनी ही सरकार के द्वारा किए गए कृत्यों पर एक तरीके से मिट्टी डाल करके आगे बढ़ना चाहते हैं, और जो मौजूदा सरकार है उसको अब एक्सपोज करने में लगे हैं या बदनाम करने में लगे हैं। एक्सपोज भी नहीं, बदनाम करने में लगे हुए हैं। ऐसी अतीत में बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं जब चीन के हाथों अ, जवाहरलाल नेहरू के समय में भारतीय सेना परास्त हुई थी, भारत परास्त हुआ था। उस समय बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई थी। तिब्बत वाला प्रकरण आप ले लीजिए, या अक्साई चीन का जो इलाका है, या जो दूसरे इलाके थे 15,000 वर्ग किलोमीटर के, जिन पर चीन ने कब्जा कर लिया था, उसके लिए कभी नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, इन सब ने कभी फाइट नहीं की, कभी संघर्ष नहीं किया कि उस जमीन को वापस लिया जाए। अनेका अनेक घटनाएं हैं जिनको ये विस्मृत करना चाहते हैं, भुला देना चाहते हैं, और जो घटनाएं हुई नहीं हैं उनको ये शो करना चाहते हैं, स्थापित कर देना चाहते हैं। अभी जैसे ये सब झूठ बोलना कि चीन ने हमारी 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा ली है, या ये कहना कि अरुणाचल में भारतीय सेना को चीन की सेना ने जो है पीटा है, इस तरह की बातें करना, जी। ये किसी भी दृष्टि से ना तो जो
प्राउड इंडियन है उसको शोभा देता है, और ना ही हमारी सेनाओं के मनोबल के लिए भी कोई अच्छी बात है। और मुझे नहीं लगता कि चीन भी इससे कोई इतरा रहा होगा कि भारत के किसी नेता ने अपनी सेना के बारे में इस तरह की टिप्पणियां की हैं कि साहब चीन के हाथों, चीनी सेना के हाथों ये सब हुआ है। इसलिए बहुत सारे प्रकरण हैं, पाकिस्तान से जुड़े हुए भी, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए भी, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को लेकर के भी, और चीन के साथ जो कन्फ्रंटेशन हुए हैं उसको लेकर के भी, गलवान का हो, डोकलाम का हो, जितना भी इस बीच हुआ है उसको लेकर के जिस तरीके से इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने की कोशिश की, उनको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, वो अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। इसी तरीके से उड़ी के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, या पुलवामा में जब हमारे 40 सीआरपीएफ जवान वीरगति को प्राप्त हो गए थे, एक आत्मघाती कार ने हमारी सीआरपीएफ के काफिले को टक्कर मार दी थी। उसके बाद जो एयर स्ट्राइक हुई, या अभी पहलगाम की घटना के बाद जिस तरीके से अब ये आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया, जम्मू कश्मीर में भी 9 आतंकवादियों के ठिकानों को खत्म किया गया। उसके बाद फिर 6-7 मई की रात को ये पाकिस्तान में, खास तौर से पंजाब में, पाक पंजाब में जो मुरीद के, बहावलपुर, ऊपर सियालकोट, ये सब, और कुल मिलाकर के 9-10 जगहों पर जो बमबारी की गई और उनको ध्वस्त किया गया। और उसके बाद जिस तरीके से उनका एयर डिफेंस सिस्टम, उनका रडार, उनके एयरबेस, वो सब तबाह किए गए, उसको लेकर के भी इन्होंने लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की। जो सेना का पराक्रम था, जो सरकार की बड़ी कामयाबी थी पाकिस्तान को सबक सिखाने की, खास तौर से उसके आर्मी चीफ आसिम मुनीर, जिन्होंने जहर उगला था, और उनके जहर उगलने के 6 दिन बाद ये पहलगाम की घटना हुई थी टीआरएफ के आतंकवादियों के द्वारा, जो बाद में मारे भी गए। तो ये सब चीजें, ये नाटक नौटंकी करना, प्रधानमंत्री से पूछना कि जी 5 जेट गिरने का सच क्या है, ये सब कई बार मुझे लगता है ऐसे शब्दों का ऑन एयर हमको यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन ये टुच्ची हरकतें हैं। ये किसी भी देश के लीडर ऑफ अपोजिशन को शोभा नहीं देती हैं कि जब पूरा देश गर्व की अनुभूति कर रहा हो, तब आप इस तरह की हरकतें करें, निचले स्तर की हरकतें करें, या 26 हिंदुओं को उनकी पहचान, धार्मिक पहचान करके कि आप कलमा पढ़ के दिखाइए, या अपने आई कार्ड दिखाइए, या पैंटें उतार करके उनको चेक करना कि हिंदू है, मुसलमान है। और उस पर इनकी बहन जी भी पार्लियामेंट में खड़ी होकर के कहती हैं कि हिंदू नहीं, भारतीय, और इंडियन। अगले इनकी पोल पट्टी खुल जाती है। जब ये छत्तीसगढ़ में जो 2 नन गिरफ्तार हुई थी, उनको ईसाई बता करके स्यापा करते हैं। तो जहां अल्पसंख्यकों की बात आती है, जहां तुष्टीकरण की बात आती है, वहां आप उनकी जात भी बताएंगे, उनका धर्म या मजहब भी बताएंगे, उनकी पहचान को भी उजागर करेंगे। और जहां हिंदुओं पर इस तरह के अत्याचार होते हैं या उनकी हत्याएं की जाती है, वहां आप उनको भारतीय बताने की मैं तो कहूंगा कि दुस्साहस और बेशर्मी करेंगे। तो ये अब एक्सपोज हो गए हैं। और इस मामले में भी चूंकि सीमा सड़क सड़क संगठन के एक अधिकारी ने इन पर यह मानहानि का केस किया था कि आपने सेना का अपमान किया है, तो ना तो इनको निचली अदालत से राहत मिली थी, ना हाई कोर्ट से मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसको स्टे जरूर किया है, लेकिन एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया, और साथ में इनको नसीहतें दी है कि आप इस तरह की बयानबाजी ना करें। ट्रू इंडियन जो है वो इस तरह की जबान नहीं बोलेगा। तो ये बहुत एक तरीके से फटकार है, बहुत बड़ी फटकार है इनके लिए। जहां तक तेजस्वी यादव का उनके इलेक्शन
मतपत्र जो है उसके डबल होने का उनके पास ये पूरा प्रकरण है, ये अगेन जो है ये शो करता है कि आप किस हद तक नीचे गिर रहे हैं। चुनाव आयोग की जो मुहिम है सत्यापन की, ये ऐसा नहीं है कि बिहार में पहली बार हो रही है, देश के सभी राज्यों में होती है। लोकसभा चुनाव से पहले भी होती है, आम चुनाव से पहले भी होती है, और हर राज्य में जनवरी में ये मुहिम शुरू हो जाती है। देखा जाता है कि इस एक साल में कितने लोग अब नहीं रहे, तो उनके नाम हटाए जाते हैं। जो अपने मूल पते पर नहीं हैं, कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, उनके नाम भी हटा दिए जाते हैं। जिनकी 2 जगह एंट्री पाई जाती है, अब तो ये बड़ा आसान हो गया है, सारा कुछ ऑनलाइन है। आप नाम डालेंगे किसी शख्स का और उसके विधानसभा क्षेत्र का नाम डालेंगे, उसके पिता का नाम डालेंगे, आपको पता लग जाएगा कि डुप्लीकेट अगर कहीं मतदाता पहचान पत्र बने हुए हैं तो बड़ी आसानी से उसकी पहचान हो जाती है। और वैसे भी बीएलओ और उनकी टीम को ये जानकारी करनी होती है फिजिकली वहाँ जा कर के, नाम हटाने से पहले, कि किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं है, या इस नाम के 2 लोग तो नहीं हैं, और 2 पिता भी वही हों, ये रेयर होता है। हाँ, पते अलग-अलग हो सकते हैं। तो बहुत सघन एक अभियान चलाया गया और उसका नतीजा था कि बिहार में 65 लाख मतदाता ऐसे पाए गए जो सूची से हटा दिए गए। अभी फाइनल ड्राफ्ट जो है पॉलिटिकल पार्टियों को सौंप दिया गया है। 30 स अ अ, 30 अगस्त तक, 31 अगस्त तक आप उसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, आप अपने नाम जुड़वा सकते हैं अगर नहीं रहा, और सितंबर में फाइनल ड्राफ्ट सामने आ जाएगा। जब इतनी पारदर्शी तरीके से ये सारी चीज़ चल रही है, कवायद चल रही है, और ड्राफ्ट सौंपे जाने के बाद अब तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई एक नाम भी चुनाव आयोग के सामने नहीं लाए हैं कि ये फर्जी जुड़ गया है या इसका नाम नहीं जुड़ा है। एक भी आदमी का नाम अभी तक नहीं आया। तो फिर आप ये वितंडा खड़ा क्यों कर रहे हैं? रोज-रोज आप पार्लियामेंट परिसर में प्ले कार्ड लेकर के ये मीडिया की सुर्खियां बटोरने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? चुनाव आयोग को धमकियां क्यों दे रहे हैं? चुनाव आयोग के अधिकारियों को ये क्यों धमकी दे रहे हैं कि आप रिटायर भी हो जाएंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, वहीं से पकड़ करके ले आएंगे। ये गुंडे मवालियों की भाषा अपोजिशन के लीडर के लिए शोभा नहीं देती है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता के लिए भी शोभा नहीं देती है। एक लोकतांत्रिक सिस्टम है और उसमें जो जनता जनार्दन का फैसला है उसको शिरोधार्य करने का संयम और साहस आपके भीतर होना चाहिए। हमने तो ऐसी चीजें भी देखी हैं जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार केवल 1 वोट से गिरी थी और अटल जी ने पार्लियामेंट के भीतर खड़े होकर के कहा था कि ठीक है, जो फैसला है वो शिरोधार्य है, मैं राष्ट्रपति भवन जा रहा हूँ, राष्ट्रपति जी को जाकर के इस्तीफा दे दूंगा 1 वोट से। और जब दोबारा इलेक्शन हुए तो फिर से सरकार बनाई, और सरकार ही नहीं बनाई, वो फिर पूरे 5 साल उन्होंने पूरे किए। तो ये चीजें जो हैं ये लोग नोट करते रहते हैं और अल्टीमेटली आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जी। सर, चुनाव आयोग ने तो तेजस्वी से उल्टे सवाल पूछ लिया है। अब जो इन्होंने पॉलिटिकल पिच कहिए कि पूरा खेल बदल गया है। इन्हें इन्हें ही मुश्किल पड़ गया है जवाब देना। 2 जगह आप इनका नाम वकीलों हो के गया। साथ वकीलों से सलाह लें कि मैंने जो झूठ का पाप का घड़ा तैयार किया था वो तो अब फूटने की नौबत आ गई है, क्योंकि चुनाव आयोग का कहना ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने जो एपिक नंबर बताया था ऑन कैमरा, उस नंबर का तो कोई पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र जारी ही नहीं हुआ है। वो तो चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में ही नहीं है। इसका मतलब वो फर्जी पहचान पत्र है। तो उन्होंने कहा कि वो पहचान पत्र हमारे हवाले करिए,
और ये बताइए कि आपने झूठ क्यों बोला है ऑन कैमरा। तो अब जवाब देना पड़ेगा, नहीं जवाब देंगे तो इन पर केस भी हो सकता है, और बहुत कड़ी बात कह रहा हूं, इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है और इनको जी, चुनाव लड़ने के अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है। आप सही कह रहे हैं सर, एफआईआर अ, हो चुकी है एंड अगर राहुल गांधी की बात करें, तो आपके हमारे जब हम कमेंट्स देखते हैं, तो उसमें लोग कहते हैं, "अरे! राहुल गांधी का तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।" अब देखिए, संसद परिसर में खुलेआम ट्रम्प की भाषा बोल रहे हैं। पहले नरेंद्र सरेंडर और अब डेड इकोनॉमी। तो सर इनका कोई इलाज नहीं है क्या? सरकार भी काफ़ी नरम दिखाई दे रही है इनके प्रति। आपके प्रोग्राम में मैं कई बार कह चुका हूं, ये उसको फिर से रिपीट कर देता हूं। 1977-78 में जब जनता पार्टी की सरकार बन गई थी, तो चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री थे। उस समय के प्रधानमंत्री मोरारजी भाई ने भी और दूसरे लोगों ने भी समझाया था कि इस तरह के काम मत करो। वो नहीं माने थे और इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करा लिया था। और इंदिरा गांधी ने इंस्पेक्टर से कहा था कि आप हथकड़ी डालिए, और बिना हथकड़ी के मैं अदालत में पेश नहीं होंगी। हथकड़ी डाली गई तो उन्होंने वो दोनों हाथ ऊपर करके फोटो खिंचवाए, वो अखबारों में छपे पहले पेज पे, और बाजी पलट गई। लोगों की संवेदनाएं, जो सहानुभूति, वो इंदिरा गांधी के साथ चली गई कि देखो भाई, एक ऐसे खानदान की और इतने साल तक प्रधानमंत्री रही जिसने पाकिस्तान तोड़ दिया, बांग्लादेश बनवा दिया, उनको इन्होंने गिरफ्तार करा दिया। ठीक है, इमरजेंसी लगाई थी, लेकिन ऐसे गिरफ्तार करवाना। तो 80 में वापसी हो गई और ठीक ठाक सीटों से वापसी हो गई। नरेंद्र मोदी ये कभी नहीं करेंगे। ये तो नेशनल हेराल्ड में 2000 करोड़ का तो इन्होंने घोटाला दिल्ली दिल्ली में ही किया है, और सारे देश का मिला लें तो वो 5000 करोड़ के आसपास का है। उसमें जब ईडी जांच करने के बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, जब मनीष सिसोदिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर सकती है, जब उनके कैबिनेट मंत्री को जेल जाना पड़ सकता है, सत्येंद्र जैन को, जब उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी तिहाड़ जाना पड़ता है, संजय सिंह को, तो फिर गांधी नेहरू परिवार को गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकते थे? ये तो 5000 करोड़ का मामला है और सीधा ओपन एंड शट केस है। तो नहीं करेंगे वो इतने सुलझे हुए नेता है, उनको पता है कि अभी तक तो ये मरी हुई हालत में है, जनता इनको चिमटे से भी नहीं छू रही है। 2014 में 44 सीट, 2019 में केवल 52 सीट, और 2024 में सारे झूठ लंद फंद वो सब करने के बावजूद लोगों को उकसा करके 400 सीटें आ गई तो संविधान बदल जाएगा, जातीय जनगणना नहीं करने देंगे, आपका आरक्षण छिन जाएगा, ये सब सच झूठ बोल करके इन्होंने लोगों को भड़काया। एक बड़े वर्ग को भारतीय जनता पार्टी से अलग किया और नतीजा ये हुआ कि इनकी 99 सीटें हो गई और भारतीय जनता पार्टी अकेले पूर्ण बहुमत से 32 सीटें दूर 240 पे खड़ी रह गई। अब चूंकि एनडीए की 293 आ गई थी तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो तीसरी बार बन गए। लेकिन ये लोग इतना कुछ करने के बाद भी और तीसरे झटके में भी 100 का आंकड़ा, 3 इकाई का आंकड़ा छू नहीं पाए। तो ये शो करता है कि जनता का इनसे मोहभंग हो रखा है, हुआ पड़ा है। कभी कभी ये इस तरह की गिमिक्री करके, लोगों को भड़का करके, गुमराह करके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन सत्ता में वापसी तो नहीं कर सकते। अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी ने ये बात कही, और पिछले हफ्ते मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की अगर 20-30 सीटें कम होती और हमारी उतनी बढ़ जाती तो फिर सरकार हम हुँ। बनाते और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। फिर वही बात अभी राहुल गांधी ने कही। तो ये
झूठ बोलते रहें, कोशिश करते रहें, लेकिन नरेंद्र मोदी तो इनको गिरफ्तार नहीं करेंगे। कोर्ट, एजेंसियां, जो अभियोजन पक्ष है, वो उनका दायित्व है कि एलिगेशन लगे हैं, दस्तावेज हैं, उनको प्रूव करें, और अल्टीमेटली जब सजाएं होंगी तो जाहिर है वो भी होगा जो आप पूछ रहे हैं, पर वो अपने हाथ से इनको गिरफ्तार नहीं करेंगे। कई केस हैं इनके ऊपर, केवल इतना ही नहीं है। इनके दामाद सोनिया गांधी के, इनके बहनोई रॉबर्ट वाड्रा, उनके खिलाफ जी। भी चार्जशीट पेश हो चुकी है। इन दोनों माँ बेटा के खिलाफ भी चार्जशीट पेश हो चुकी है। ट्रायल अब शुरू होगा, तो हम भी देखेंगे और ये भी देखेंगे। इनको पता है कि केस कितना गंभीर है और इसमें सजा होनी ही होनी है, छूटने के चांस बहुत कम है। और सरकार शुरू से ही इस मामले में गंभीर है, लेकिन जल्दबाजी में नहीं है। इनको मौका नहीं देना चाहती सहानुभूति बटोरने का। तो इसलिए जो इनको कहना है, जितना लफाजी करनी है, जितने झूठ बोलने हैं बोलो, पब्लिक सब जानती है, सब समझती है, और वो समय आने पर उसका प्रतिकार करती है, अलग तरीके से, वोटिंग ट्रेंड के जरिए या दूसरे तरीके से। सर, इस समय ऐसा लग रहा है कि लाइक गौरव गंगोई है, ये भी सवाल उठा रहे हैं, उधर से तेजस्वी पे अभी हमने बात की है, प्लस राहुल गांधी तो शोर मचा ही रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि विपक्ष चाहता है कि मतदाता सूची में संशोधन को लेकर के संसद में खुल के चर्चा हो। हालाँकि सरकार ने मना कर दिया है। लेकिन सर, अब ये क्या हंगामे करेंगे? और जो समय जनता के काम के लिए यानी कि कुछ बिल पास होने हैं, उनका क्या होगा सर? ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है। 2014 से लगातार पार्लियामेंट को बाधित कर रहे हैं। किसी ना किसी बहाने इनको पार्लियामेंट को डिस्ट्रॉय करना होता है, सेशन को डिस्ट्रॉय करना होता है, करते हैं। नतीजा क्या निकल रहा है? कोई फायदा इनको हो रहा हो, कोई पब्लिक की सहानुभूति इनको मिल रही हो, या सरकार को किसी गुस्से का सामना करना पड़ रहा हो, ऐसा तो है नहीं। जहाँ तक विधेयकों के रखे जाने और पास करने का प्रश्न है, वो सरकार कर ही रही है, करती आ रही है। कोई भी विधायी कार्य है वो रुकता नहीं है, और सरकार के पास तमाम एजेंसियों की सूचनाएं होती हैं कि ये क्या करने जा रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, किन किन मुद्दों पर ये कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही सरकार ने 1 सप्ताह के लिए मानसून सत्र ऑलरेडी बढ़ा दिया था, अब 21 अगस्त तक चलेगा। तो सरकार के जो भी विधायी कार्य हैं वो अपने कर लेगी, उसको पता है। वो सुलझा हुआ नेतृत्व है, और केवल नेतृत्व नहीं है, उनके साथ जो इस समय काम करने वाले जितने भी कंधे हैं बहुत मजबूत हैं, बहुत अनुभवी हैं। अमित भाई शाह हों, राजनाथ सिंह हों, या निर्मला सीतारमण हों, नितिन गडकरी हों, या आपके जो दूसरे जेपी नड्डा से लेकर के नेता हों, और सेकंड लीडरशिप भी, जिनमें निशिकांत दुबे और अनुराग ठाकुर से लेकर के बहुत सारे नाम हैं, वो सब भी पूरी तरीके से समर्पित हैं, संगठित हैं, और रणनीति के तहत जो है वो आगे बढ़ना और विरोधियों को डिफेंसिव मोड में डालना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अभी जो पहलगाम जेनोसाइड और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई है दोनों सदनों में, हमने देखा है। ये लोग तो विशेष सत्र की मांग कर रहे थे, चलो विशेष सत्र जी। नहीं बुलाया, मानसून सत्र में ही आ जाइए, 16-16 घंटे की बहस के लिए समय निर्धारित कर दिया गया। क्या हुआ? घेर पाए क्या सरकार को? बल्कि सरकार ने जब इनके चिथड़े उड़ाने शुरू किए, इनके कारनामे उजागर करने शुरू किए, तो पूरी तरीके से कहते हैं ना जिसको कि बैकफायर कर गया, वो हालत हुई है इनकी। बगले झाँकते हुए दिखाई दे रहे थे। कोई एक भी विपक्षी दीर्घाओं से, छोड़ दीजिए कांग्रेस, विपक्षी दीर्घाओं से
किसी एक का भी कोई यादगार भाषण है जिससे सरकार असहज हुई हो? पहलगाम की घटना को लेकर के या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कहीं कुछ नहीं, और इनके पास कोई सूचना नहीं। 5 राफेल गिर गए, 5 जेट गिर गए, अब लाओ ना सबूत। ये तो खुला चैलेंज जो है पाकिस्तान को भी दिया गया था कि आप कोई एक तस्वीर तो दिखा दो, तो ना उनके पास है ना इनके पास है। सही कह रहे हैं सर, ये जो चर्चा हुई है ऑपरेशन सिंदूर पे, इस पे तो इनके पूरे लत्ते वगैरह सब उतार दिए गए और इनको आईना दिखा दिया गया। सर, आपने मेरे लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को कई विषयों पे आपने जानकारी दी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत। जय